Hello everyone, welcome back to Study Smart IAS PCS. So today is your day 3 of your knockout series. आई होप आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देख लिया है. उनसे रिलेटेड जो भी हमने एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी लॉजिकल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर्स, इन सब को डील किया है. आई होप वो आप लोगों ने एम्बाइब किया है, बिकॉज एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है. क्योंकि आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लिखते हैं कि आई हैव अटेम्प्टेड 142 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 और उसमें इतने गलत. तो आपको भी इस रेंज में जब पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि येस, नाउ आई एम एबल टू रीच दिस रेंज, और इसके बाद ही आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. ठीक है, तो उस वे में आपको यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कब ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, जब आप किसी लॉजिक के थ्रू, लॉजिकल गेसिंग के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. और इट शुड नॉट बी वेरी रैंडम कि बस बैठ के मैं तुक्का लगा रहा हूँ हर चीज़ में. ये सब नहीं. कुछ अगर आपको लगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द 41st क्वेश्चन. अब सपोज़ ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में एंड किसी का भी आंसर आपको नहीं पता है. नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025, यूनिटी फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल और एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल. तो देखो, अगर नहीं आइडिया है तो पहले ये चीज़ देखो कि एप्रिकॉट ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम फेस्टिवल है, तो एप्रिकॉट वगैरह कहाँ पे उगेंगे? प्रयागराज में उगाओगे कि नई दिल्ली के पोल्यूशन में उगाओगे कि सदर्न पोर्शन में उगाओगे कि कोई ठंडी जगह पे? ठीक है, तो एप्रिकॉट वगैरह ऑब्वियस सी बात है कोई ठंडे एरिया में ही उगाओगे. तो डी का आंसर 4 होना चाहिए. तो एटलीस्ट आप 50-50 पे तो बिना कुछ सोचे ही चले गए. चलो, इसके बाद भी अगर थोड़ा फर्दर, थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाओगे, फ्लेमिंगो फेस्टिवल है. फ्लेमिंगो वगैरह अगर आपने पढ़ा हो, बेसिक डिस्कवरी वगैरह कहीं देखा हो, या जनरल एनवायरनमेंट के बुक्स में भी देखा होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं, या कोई टाइप की बर्ड है, इतना भी पता है. तो अब सपोज़ कोई बर्ड वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड कोई फेस्टिवल है, तो क्या वो प्रयागराज में करोगे आप, महाकुंभ के साथ में कर दिया, या नई दिल्ली के पॉल्यूशन में कोई फेस्टिवल ऐसा फ्लेमिंगो से रिलेटेड बनाओगे? चांसेस है ना कि आंध्र प्रदेश में, क्योंकि कोस्टल एरिया है, पुलिकट लेक के पे है, बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके पास वहाँ पे, तो हाई चांसेस हैं कि सी का आंसर 3 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक आप ए तक पहुँच सकते हो आंसर में. ठीक है, अब याद करने का तरीका देख लो. जब आपका प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, उसके साथ में ये नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल था कि जो बर्ड वॉचर्स थे उनको बोला था आके आप देखें, इसमें टाइम स्पेंड करें और देखें. तो इस फेस्टिवल को तब किया था, तो ये याद रख लेना. यूनिटी फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, ऐसे मान लो कि न्यू दिल्ली में ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है ट्रैफिक में कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, तो वहाँ पे यूनिटी नहीं है, तो उसी को बनाने के लिए यूनिटी फेस्टिवल मनाया गया था. ऐसा है नहीं, बट ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं. ठीक है, यूनिटी फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, और ये दोनों तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर, थोड़ा लॉजिक लगाया एंड यू विल गेट टू द आंसर. नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सबका फेवरेट है. क्यों? क्योंकि एक तो सिंपल सा है, और प्लस एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज़ करती है, यानी कि इट इज़ रिलीज एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये तो सही है. तो क्या होता है इसमें, एक्चुअल में बताया जाता है कि ग्लोबली जेंडर के बीच में कितना गैप है. जेंडर के बीच में गैप ये नहीं कि मतलब कितनी दूरी पे खड़े हैं, इनका मतलब है कितना इनमें इकोनॉमिक डिस्टेंस है, कि अब मेल इतना कमाई कर रहा है तो फीमेल कितनी कर रही है, हाई पोस्ट पे मेल ज़्यादा है कि फ़ीमेल. तो ये सब इनका इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं उनको नोट डाउन करवाता है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यानी कि पहले सबसे पहली चीज़ है मेल और फीमेल में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है वो पता लगाना. उसी के बेस पे आपका पता लगेगा ना कि सोशली फिर जिसकी पोजीशन हायर होगी, मेल्स डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं, तो सोशल हायरार्की में भी वो ऊपर हैं. सिमिलरली जो ज़्यादा कमा रहा है, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं. तो उसकी वजह से ही पहले इकोनॉमिक टर्म्स आती हैं, उसके बाद बाकी सोशल और अदर चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप हमेशा कोई इकोनॉमिक टर्म्स में ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट. एज पर द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इंडियाज़ रैंक वॉज 131st अमंग द सर्वेड कंट्रीज़. तो ये भी अच्छे से याद रखना, ये सही है स्टेटमेंट. एंड 131 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया. कैसे याद रखोगे कि ये दो मेल हैं, उनके बीच में बेचारी एक फ़ीमेल फंसी हुई है यहाँ पे, 131 ऐसे याद रख लेना. लास्ट में जो दो डंडे आने चाहिए. ठीक है, तो 131 यू विल रिमेंबर फॉर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. नेक्स्ट चलते हैं. तो द आंसर इज़ बोथ 1 and 2. द स्पेशल हैंडलूम एक्सपो वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़. क्यों डाला है सर? ऐसा कोई फेमस भी नहीं है. फेमस इस नहीं है, फिर भी इसलिए डाला है क्योंकि आपकी यूपी में हुआ है. ठीक है, तो यूपी से रिलेटेड कोई भी आपकी चीज़ें होंगी वो थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जब 5-6 एकदम से डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर यहाँ पे सपोज़ उन्होंने लखनऊ कर दिया ऑप्शन, प्रयागराज कर दिया, और उसके बीच में नोएडा आ गया, तब थोड़ा टफ हो जाता है. तो ऐसा याद रखना, स्पेशल हैंडलूम एक्सपो
और नोएडा हमने पहले भी देखा था कि नोएडा में थोड़ा गुंडागर्दी का माहौल होता है, तो वहाँ पे हाथ पैर थोड़े लोग ज़्यादा चलाते हैं। हैंड से याद रखना, हाथ पैर कहाँ पे चला रहे हैं आपके, नोएडा वाले एरिया में। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका स्पेशल हैंडलूम एक्सपो है। सिर्फ इतना सा बताने के लिए था, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चिनाब रेलवे ब्रिज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। क्या ऐसा है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे सबसे जो रेलवे ब्रिज है वो चिनाब रिवर पे यानी चिनाब रेलवे ब्रिज है? लेट्स सी। उसके बाद द न्यू पंबन ब्रिज इन तमिलनाडु इज़ बीइंग बिल्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज क्या चिनाब रेलवे ब्रिज है, तो नहीं। तो फिर क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रेलवे ब्रिज हाईएस्ट है। ऐसे वर्ल्ड में हाईएस्ट ब्रिज नहीं, चाइना में है आपके। ठीक है, अगर रेलवे की बात की तब चिनाब रेलवे ब्रिज इज़ द हाईएस्ट, तब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इसका मतलब भी सही है। उसके बाद, और ये अपने एफिल टावर से भी ऊँचा है। ठीक है, उसके बाद द न्यू पंबन ब्रिज इन तमिलनाडु इज़ बीइंग बिल्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ये आपकी नदी है, जो भी है ओशन है, ठीक है, यहाँ पे आपका वो ब्रिज बनाया गया है। अब इसमें क्या है, यहाँ से शिप्स वगैरह आ रही हैं। अब शिप्स आएंगी तो ब्रिज को क्या किया जाए, तो वर्टिकल लिफ्ट मतलब यहाँ पे ये ऐसा खुल जाता है यूँ करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया, जब तक ट्रेन नहीं आ रही तब तक खोल दिया, यहाँ से शिप निकल जाएगी आगे के एरिया में। तो वर्टिकल लिफ्ट ऐसा फर्स्ट बनाया गया है। कौन सा? पम्बन ब्रिज इन तमिलनाडु, और ये आपके वही रामेश्वरम वाले एरिया में है। ठीक है, तो याद रखना पम्बन ब्रिज इज़ इन तमिलनाडु, और चिनाब रेलवे ब्रिज तो नाम से पता लग रहा है चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आंसर इज बोथ आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, पहले तो इसका ईयर भी याद रखना, 1960 में की गई थी ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, पता है सबको? हाँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ब्रोकर की गई थी ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। उसके बाद है द ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड फॉर द एक्सक्लूसिवली फॉर पाकिस्तान, यानी कि जो ईस्ट वाली रिवर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को दे दी गई है। ठीक है, और वेस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर यूज़ ऑफ इंडिया, यानी कि वेस्टर्न दे दी गई इंडिया को। तो ऐसा हो सकता है क्या कि सपोज़ ये आपका JNK वाला रीजन है और इसमें ये वाली इंडिया को देंगे कि ये वाली देंगे? ऑब्वियसली ये इंडिया में ज़्यादा पोर्शन है तो ये वाला इंडिया लेगा, और वेस्टर्न वाला पाकिस्तान के पास ज़्यादा है तो वेस्टर्न लेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इंटरचेंज कर दिए। तो याद रखना आपके जो वेस्ट में है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, यानी कि चिनाब, झेलम और इंडस, ये तीनों आपकी पाकिस्तान ले गए। बाकी RBS जो है हमारी, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया के पास यूज़ करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। ठीक है, तो क्या हम ईस्टर्न रिवर्स पे कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यानी कि इन CJI पे भी हम कर सकते हैं कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब उसका पानी हम रोक नहीं सकते, पानी चलता रहेगा और उसके बाद आपको बिजली प्रोड्यूस करनी है, जो करना है कर सकते हैं। इरिगेशन वगैरह के लिए नहीं, बट इन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स उस पर बना सकते हैं CJI पे। ठीक है, तो ये याद रखना 1960 प्लस वेस्टर्न वाली पाकिस्तान के पास, और मैप के थ्रू इतना तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो देखो, बनारस प्लेसेस एंड देयर ODOP, वो यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो बनारस से आपका क्या फेमस है? तिरंगा बर्फ़ी। अगर ये आपको नहीं पता है तो अब तक पता होना चाहिए था, UP का एग्ज़ाम है, ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ। ठीक है, पीलीभीत से क्या है, इस हर एक का सामने ही लिखा है जो भी है। ठीक है, तो अब याद रखने का तरीका देखते हैं। पहले तो देखो, पीलीभीत से स्टार्ट करते हैं। पीलीभीत फ्लूट, तो आपने फ्लूट कभी देखी हो? बांसुरी, तो बांसुरी ऐसी होती है, और उसका कलर किस कलर का होता है? हल्का पीला या डार्क ब्राउन, ऐसा लाइट ब्राउन ऐसा सा होता है, पीले रंग का होता है। तो पीले कलर की क्या है? फ्लूट। तो ऐसे याद रखना, बांसुरी वगैरह आपके पीलीभीत से रिलेटेड है। जौनपुर, यहाँ की इमरती फेमस है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं बट इमरती इज़ फेमस एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जौनपुर में वर्ड आ रहा है जान, और जान इसमें क्या वर्ड आ रहा है? मर। ठीक है, तो जान निकल जाना या मर जाना दोनों एक ही हैं, तो ऐसे याद रख लेना। जौनपुर की इमरती, जिसको याद है इट्स फाइन। ठीक है, चित्रकूट क्या है? चित्रकूट की वुड कार्विंग्स है। अब वुड कार्विंग्स यानी कि वुड के को ऐसे कूट कूट के कुछ बना रहे हैं ना, तो चित्रकूट कैसे बनाया है? चित्र कूट कूट के वुड के ऊपर ही बना पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अखबार के ऊपर आप कूट रहे हो तब जाके चित्र बनेगा।
वुड के ऊपर कुछ कारीगरी करनी है तो यू हैव टू कूट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मथुरा। मथुरा की सांझी क्राफ्ट फेमस है। सांझी क्राफ्ट पता है आपको? पेपर स्टेंसिल्स, मतलब ये पेपर को ऐसे ऐसे काटा, सुंदर से डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, देखी होगी आपने। तो याद रखना मैथ वर्ड लिखा है इसमें। मैथ्स क्या है, समझ आती है, नहीं समझी तो सांझी मतलब ऐसे वर्ड याद रख लेना, समझी नहीं, ठीक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स ODOP हैं, और भी कुछ ODOP हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। जैसे आपका जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ का क्या फेमस है? लॉक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार गो थ्रू करोगे याद हो जाएगी, नहीं रहे तो पूरी लिस्ट बना के उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक दो तीन चीज़ें काफ़ी बार रिपीट होंगी, वो आपसे कहीं नहीं पूछी जाती। जैसे कि ज़री जरदोज़ी बहुत जगह दिखेगा आपको, तो उसमें देख लेना फेमस वाली कौन सी चीज़ें हैं, वही सब याद करके चले जाना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये A 1 2 3 4 5, ठीक है। B इज़ द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इन इंडिया इज़ पॉपुलरली रिफर्ड टू एज मिनी स्विट्ज़रलैंड? मिनी स्विट्ज़रलैंड इसको किसको बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जस्कर वैली, बैसरान, स्पीति वैली, इनमें से किसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं? क्यों क्वेश्चन पूछा है? पहला तो आपका पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पहलगाम में। पहलगाम में ही कौन सी है वैली? बैसरन वैली। तो याद रखना, कुछ बेशरम लोग घुसे थे हमारे कंट्री में, उन्होंने अटैक किया था बैसरन वैली ने पे, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बेशरम लोग, बेशरम से बैसरान याद रख लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। With the reference to the production and export of agricultural commodities, consider the following statements about India's global ranking. अब देखो, सपोज नहीं पता आपको ये, तो कैसे सॉल्व करोगे? कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। हो सकता है यार, क्योंकि एक तो चाइना बहुत टाइम से टी प्रोड्यूस कर रहा है, हमने इंडियन चार्टर एक्ट वगैरह में भी देखा था, चाइना का टी और इंडिया का टी, ये दोनों टी के बादशाह हैं, ठीक है। तो इंडिया सेकंड पे हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं कि फर्स्ट पे चाइना हो। लेट्स कंसिडर इट एज अ राइट स्टेटमेंट, या फिर बाद के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है यार, इतने गाय भैंसे किसके पास हैं, इतने बोवीन एनिमल्स और इतने कैटल्स वगैरह, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ये हो भी सकता है। और RCEP में इंडिया का इंक्लूजन ना होने का मेन ये भी है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको वो हैम्पर हो जाएगा इंडिया में सस्ते मिल्क न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आ जाएंगे, ठीक है। उनके पास उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास, मिल्क प्रोडक्ट्स डिफरेंट, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में इतना कोई दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंडियंस के अलावा, आई मीन इंडियन एनिमल्स के अलावा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। तो देखो, स्पाइसेस का कंजम्पशन में तो हम इतना है कि हम शाम को मोमोज़ खाने जाते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कंजम्पशन हो जाता होगा, तो स्पाइसेस का कंजम्पशन तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा। और ये ऐसा तो नहीं है ना, ये एक स्टेटमेंट का एक पार्ट गलत देंगे और एक पार्ट गलत, इसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और ये भी हम काफ़ी पुराने टाइम से देख रहे हैं कि जो यूरोपियंस आए थे वो इंडिया में आए भी थे इसी के लिए थे, स्पाइसेस के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब देखते हैं लास्ट। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ये तो आपके योगी जी ने कूद कूद के सबको बता ही दिया है, ठीक है, मोदी जी ने भी बता दिया है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपको करंट के हिसाब से पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एटलीस्ट नो 3 ऑफ देम आर करेक्ट, बेसिक नॉलेज से भी, ठीक है। और ये वाला अगर पता है तो यू विल फाइंड ऑल ऑफ द 4 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर? तो देखो, पहला ये ऑप्शन इन्होंने डराने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए इनफैक्ट डाला है गुलजार, जिनको 58th मिला था, याद है? 58th में हमको कौन थे? गुलजार और कौन था? रामभद्राचार्य, जो बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ये अवार्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कंफ्यूज कर देगा, मोस्ट ऑफ यू विल टेक, अगर जिन्होंने नहीं पता है तो, बट द करेक्ट आंसर इज़ विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। कैसे याद रखें? देखो, 59 ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है बहुत मतलब रिनाउंड पर्सनालिटीज़ को मिलता है जिन्होंने लिटरेरी में कुछ अपना ढंग का काम किया है। तो जब 59th में हमको फेमस लोगों को मिला, गुलजार और रामभद्राचार्य, तो हमको लगा कि यार 59th में भी कुछ फेमस कोई मिला, बट इसमें फेमस नाम तो दिख नहीं रहे। शक हो रहा था हमको हल्का हल्का कि यार ऐसा कौन है जिसका नाम एकदम सिंपल सा है और जिसको ये अवार्ड मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ला, तो शुक्ला से याद रखना कि शक हो जाएगा इसके नाम पे कि यार ये हो भी सकते हैं क्या, आई रियली डाउट, बट इनको ही मिला है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। नेक्स्ट चलते हैं 50th क्वेश्चन पे। विद द रेफरेंस टू द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
द 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गोवा. ठीक है. द ऑफिशियल मोटो ऑफ 38th नेशनल गेम्स इज संकल्प से शिखर तक. क्या इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो, लॉजिक से सॉल्व करने का इसका ये है कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं तो आप कभी गोवा में करोगे, या तो बीच गेम्स हो या कुछ ऐसा हो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो गोवा में होने के चांसेस हैं. और अगर लास्ट ईयर का करंट अफेयर आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो वहाँ पे कुछ हुआ भी था, वाटर गेम्स या फिर बीच गेम्स गोवा में. ठीक है. बट नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गोवा में नहीं हुए थे. कहाँ? यूके में हुए थे, यानी कि उत्तराखंड में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. द ऑफिशियल मोटो फॉर द 38th नेशनल गेम इज संकल्प से शिखर तक. ठीक है. ये याद रखने की चीज़ है कि SST, संकल्प से शिखर तक. ठीक है. संकल्प से शिखर तक, SST याद रख लेना. ठीक है. नेशनल गेम्स आपका उत्तराखंड में हुए थे और संकल्प से शिखर तक इसका मोटो था. और भी चीज़ें कुछ इससे जानने लायक हैं, क्योंकि एक तो पहले इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़े कुछ गेम्स हैं आजकल जो इंडिया में काफ़ी फेमस हो रहे हैं. कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. एक बार उनको भी देख लेते हैं. ठीक है. जस्ट अ मिनट. पर उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया थे, इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें और देख लो. इसका मैस्कॉट कौन था, क्योंकि नेशनल गेम्स है ना, तो मैस्कॉट देख लेना. इसका मौली था, याद रखना, MAULI. ठीक है. और कौन जीता था ये? विनर वॉज सर्विसेज. सेकंड पे आपका महाराष्ट्र था, फिर हरियाणा, बट सर्विसेज याद रखो. सर्विसेज वॉन द मेडल, गोल्ड मेडल. और इसमें जो जीतता है उसको कौन सी ट्रॉफ़ी मिलती है? उस ट्रॉफ़ी का नाम है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफ़ी. ठीक है. ये याद रखना 3 चीज़ें. अब इसके अलावा कुछ गेम्स और हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं. पहला है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो विंटर. ठीक है. विंटर वाले कहाँ हुए होंगे आपके? लद्दाख एंड गुलमर्ग. काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है. इनका आपको मैस्कॉट भी पता होगा कौन है? शेर शान. ठीक है. शेर शान. ठीक है. इसके बाद क्या है? खेलो इंडिया विंटर हो गया. अब बीच गेम्स देख लेते हैं. बीच गेम्स कहाँ हुए हैं? बीच गेम्स हुए हैं आपके दीव में. सॉरी, DIU, दीव में. ठीक है. उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं आपके न्यू दिल्ली में. और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं? खेलो यूथ आपके बिहार में हुए हैं. ठीक है. ये चारों पांचों के नाम बस याद रख लेना. कई बार भी ये मैच द फॉलोइंग में आ गया या कुछ किसी भी वे में पूछ लिया, इनका अक्सर पूछा भी जाता है. ठीक है. तो नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सब हमने देख लिए. इनको लिख लेना और गो थ्रू कर लेना एक बार. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. तो इसमें ऑफिशियल मोटो इसका याद रखना SST था, और गोवा में नहीं उत्तराखंड में हुए थे. ये हो गया. तो यानी कि फर्स्ट इज़ रॉन्ग, ओनली B इज़ करेक्ट. Which of the following is the primary objective of Gyan Bharatam mission, sometime discussed in the context of India's cultural and technological initiatives? यहाँ पे हिंट भी दे दिए इन्होंने. ठीक है. कुछ टेक्निकल और कल्चरल से रिलेटेड होगा. अगर ये नहीं भी दिया हो, सिर्फ ज्ञान भारतम मिशन पूछा हो, बहुत बार न्यूज़ में आपने सुना होगा बट याद नहीं आया होगा आपको कि क्या है. याद आ गया होगा तो बताइए. तो देखो, प्रमोटिंग वैदिक मैथ्स एंड ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोनॉमी. तो ये भी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल तो है. ठीक है, हो सकता है. डिजिटाइजिंग एंड कंजर्विंग एंशियंट एंड मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल है. स्टैब्लिशिंग ए सेंट्रलाइज डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ऑल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. ज्ञान तो दे रहे हैं पर इसमें भारतम मतलब कुछ कल्चरल से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो ये थोड़ा सस्पिशियस है. लॉन्चिंग ए सैटेलाइट फॉर एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द रूरल एरिया. पर ये देखने में ऐसा लग रहा है ज्ञान मतलब कि पुराना कुछ ज्ञान था जो हमारे भारत का, उससे रिलेटेड कुछ है. तो ये दोनों तो नहीं होंगे. इन दोनों में आप बताइए कि जो ज़्यादा कौन सा लग रहा है. थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए आंसर कभी भी ऐसे लूज़ वर्ड्स में नहीं होता है. जो क्वेश्चन होता है उसका हमेशा ये लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाते हैं, उसका मोटो या उसका जो भी अबाउट अस वाला पेज है वहाँ से उठाते हैं. उसमें कभी ऐसे लूज़ लैंग्वेज में नहीं लिखा होता कि हमने एक सैटेलाइट उड़ाई अक्रॉस द रूरल एरियाज़ फॉर ऑल गवर्नमेंट पब्लिकेशन. एक तो ये वैसे ही काट देना है देख के. पर ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें देखो, डिजिटाइजिंग एंड कंजर्विंग द एंशियंट एंड मिडीवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया. इसमें ज्ञान भी है, उसको भारत का पुराना, उसको हम कुछ कंजर्व कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल वे में. ठीक है, डिजिटाइज कर रहे हैं. तो ये ज़्यादा प्रोबेबल आंसर है. प्रमोटिंग वैदिक मैथ्स ये हो सकता है, एंड ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोनॉमी. बट प्रमोटिंग देखो बहुत वही कॉमन सा वर्ड है, कैजुअली लूजली वर्डेड है.
इसमें डिजिटाइजिंग लिखा है प्रॉपर्ली, इसमें प्रमोट किस वे में कर रहे हो आप, तो इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा ना आप कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ ले रहे हो, ऐसे पर्चे पे बांट बांट के भी तो लिख सकते हो। तो ये भी थोड़ा लूजली वर्डेड है, तो इसमें थोड़ा अपना जैसे ही कोई शॉर्टकट छोटा सा क्वेश्चन आए उसमें याद रखना स्पेसिफिसिटीज़ में जाने की ज़रूरत है, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए वो आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ गौरव? गौरव इज़ माई फ्रेंड, a term often seen in news related to India's defense capabilities। ओके, यानी कि कुछ डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियाज़ लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अरे इंडिया की कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आती तो ऐसे छोटा गौरव वौरव थोड़ी नाम रखते हैं हम लोग। ने देखे इतने सारे सबमरीन्स इंडिया के पावरफुल वाले, तो उनके नाम्स ऑलरेडी हम न्यूज़ में बहुत बार कवर कर चुके हैं, और वो ऐसे छोटे मोटे नहीं होते कि गौरव का नाम रख दिया और वो न्यूज़ में भी नहीं दिखा कहीं। ठीक है, तो पहला तो ऐसे ही काट सकते हो आप कि इट इज़ नॉट अ वेरी फेमस थिंग, तो और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इज़ वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक, कोई टैंक वगैरह बनाया है। तो टैंक वगैरह का भी आपको पता होगा कि इंडिया में जो टैंक्स वगैरह बनते हैं जैसे जोरावर इंडिजीनस है। ठीक है, तो उसके अलावा अभी तक न्यूज़ में तो नहीं सुना, बट हाँ चांसेस हो सकते हैं इसके सही होने के, इतना श्योरिटीज हम इसको नहीं काट सकते। ए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डिज़ाइन फॉर प्रिसीजन अटैक्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। ए न्यूली कमीशन पेट्रोल वेसल फॉर कोस्टल सर्वेलेंस, ठीक है, ये भी देखो अब फिर क्या है, थोड़ा लूजली वर्डेड, कैसे, न्यूली कमीशन, ठीक क्या है, और पेट्रोल वेसल फॉर कोस्टल सर्वेलेंस, वेरी, इसको अगर प्रॉपर टर्म्स में लिखना होता तो ऐसे आप लिखते, इसको लिखते ना कि न्यूली कमीशन वगैरह, तो वर्ड यूज़ ही नहीं करते, डिवाइस या फिर पेट्रोल वेसल यूज फॉर कोस्टल सर्वेलेंस, सिर्फ इतना लिखना होता, ये क्यों लिखना है, तो ये लूजली वर्डेड तो पहले ही काट दिया करो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक, और ये इन दोनों में हमारी फंसी हुई है, तो 50-50 पे पहुंच गया एटलीस्ट। तो द आंसर इज़ अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डिज़ाइन फॉर प्रिसीजन अटैक्स। क्या है ग्लाइड बॉम्ब, क्या होता है, ये जैसे सपोज बॉम्ब वगैरह होते हैं आपके, तो आपको क्या करना होता है, जैसे सपोज ये रफ़ेल है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जाके आपका इनका नूर खान बेस उड़ाना है जो हमने उड़ा दिया था, तो उसमें क्या है, आपको पाकिस्तान के एरिया में घुसे, उसके बाद जाओगे, फिर वहाँ से आपको कुछ शॉर्ट रेंज के ही होते हैं ना, और उसमें भी आपके मिसाइल छोड़िए तो उसको ट्रैक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ऊपर से आप उनके ही एरिया में गए हो तो रेडार से आपका खुद फूटने के चांसेस हैं। तो इंडिया ने क्या किया, अपना एक ग्लाइड बॉम्ब बनाया है लॉन्ग रेंज का, यानी कि आपके रफ़ेल में लगाया या सुखोई में लगाया, यहाँ से छोड़ा, यानी कि वो ग्लाइड करता है, जैसे आपने देखा होगा चील कैसे ग्लाइड करती है अपने अटैक पे, ऐसे उड़ती हुई जाती है बिना फड़फड़ाए पंख, लास्ट में ऐसे ग्लाइड करते हुए जाती है, तो ये बॉम्ब भी ऐसे ग्लाइड करते हुए जाएगा, बट उसमें ऐसे ज़्यादा वो नहीं होता कि उसको ट्रैक करना ईजी रहे, कि कोई इंफ्रारेड के थ्रू उसको नहीं देख सकते आप। ठीक है, और क्या किया आपने, ये ऐसे गई ग्लाइड होके, और लॉन्ग रेंज यानी कि कुछ 1000 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है, यानी कि आप उनके बॉर्डर के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने ही बॉर्डर में रहो मस्त, यहाँ से ग्लाइड करवाया, 1000 किलोमीटर गई, नूर खान फिर से तबाह। ठीक है, सिंपल सा ही याद रखना, इसका नाम गौरव है। और ये क्या काम आएगा, भारत का गौरव भी तो बढ़ाएगा, क्यों इंडिया के प्लेन्स को अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पे अपने इंडिया में ही उड़ रहे हैं, और जाके फोड़ दिया ग्लाइड बॉम्ब से, तो भारत का गौरव बढ़ गया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जी से ग्लाइड, जी से गौरव। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स? विक्रम संपंत, अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, संजीव सान्याल। सिंपल सा फैक्ट है, कुछ याद रखने का इसमें कहानी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अरुण शौरी। कैसे याद रखें, देखो सावरकर से रिलेटेड क्या है कि मोदी जी के आने के बाद थोड़ा शोर हुआ है, क्यों, क्योंकि आरएसएस से एफिलेटेड हैं। ठीक है, तो याद है शोर कब हुआ है सावरकर जी का, जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से। ठीक है, उनको लाइमलाइट में लाया गया, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री जियोपॉलिटिकल ऑपरेशंस एंड द कंट्री दैट लॉन्च देम। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आपको रिसेंट के एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा। लेट्स सी, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन हस्कैंटी HASKN हैस्केनाइट, और ऑपरेशन डेविल हंट। तो देखो इसमें हुआ क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लायन यानी कि इजराइल ने लॉन्च किया था ये, क्या, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई ईरान है ना, तुम जो अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हो, इसमें क्या है कि एकदम राइज हो जाएगा और लायन की तरफ फिर गुर्राएगा एक बार इसके पास न्यूक्लियर आर्म्स बन गए तो इसने एक ऑपरेशन चलाया राइजिंग लायन की, जो राइज कर रहा है उसको दबा देना है। ठीक है, इसराइल अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो उसने फोड़ दिए जाके ईरान में। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई तुमने हमारा फोड़ा,
तो हम भी ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, कि हम बदला ज़रूर लेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो याद रखना, ईरान ने प्रॉमिस किया हम बदला लेंगे, और इसराइल ने क्या हुआ, किसी को राइज होते हुए नहीं देख पाया, उसको फोड़ दिया। इन दोनों का था, ये चल रहा था। उसके बाद ये याद रखना, ऑपरेशन हेस्केनाइट क्या था, चैड में हुआ था। कैसे याद रखोगे, हंसना, HAS, हंसना, हंस के मतलब इग्नोर कर देना चीज़ों को, पंजाबी में बोलते हैं ना छड़ यार, छड़ यार, इसे याद रख लेना, चैड, हंस के बोल दिया कि भाई इसको छोड़ो, अपना मेंटल पीस रखो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे, बोको हराम के जो मेंबर्स थे उनको क्लियर आउट करने के लिए, उनको मारने के लिए ऑपरेशन हेस्केनाइट चलाया था चैड में। ऑपरेशन डेविल हंट क्या था आपका, बांग्लादेश में। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, हमारी तो नहीं, जो उनकी शेख हसीना मैडम थी, XPM, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको हंट करने के लिए, तो उनको डेविल समझ के न्यू रिजीम ने उनको बोला द डेविल हंट, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनको क्लियर आउट करो। तो वैसे भी याद रखना, उनके लिए अभी डेविल कौन है, वैसे भी बांग्लादेश में ही चल रहा होगा, कि उनके लिए शेख हसीना इज़ द डेविल, तो हंट कर रहे थे। हस्कनाइट का हमने देख लिया, और छड़ियार, इन दोनों की कहानी हमने देख ली। इन्होंने प्रॉमिस किया, इन्होंने राइज नहीं होने दिया। तो याद रखना, A का 2 है और B का 1 है, तो B इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी इंडक्टेड इनटू द ऑपरेशन फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं एग्जामिनेशन में, और इसके बारे में अगर नहीं पता है और 4-5 ऑप्शन एक बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कि फर्स्ट वुमेन पायलट आ गई, फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट टू इंडक्ट इन दिस दिस दिस, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम। और जब सिमिलर नेम्स आ जाते हैं तो और ज़्यादा, जो कि 2024 वाले में हुआ था। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है, हमारी आस्था पूनिया, और इंडियन नेवी की फ्लीट में जिनको इंडक्ट किया गया था ऑपरेशन फ्लीट में। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, देखो, फीमेल से रिलेटेड एक स्टीरियोटाइप है ना, कि दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स, ऐसा है नहीं, बस ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो विमेन पायलट है, उनके पास सीधे इनको प्लेन उड़ाने को दे दिया, वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट। तो लोगों ने बोला, कितना भी वो लोग तरक्की कर लिए, बट अंदर से थोड़ा वो स्टीरियोटाइप उनके मन में भी है। तो उनके मन से क्या निकला, थोड़े भाई आहिस्ते आहिस्ते चलाना, आहिस्ते आहिस्ते, या फिर आस्ते आस्ते, जो भी बोलते हैं आप, आहिस्ता चलाना। तो वैसे ही याद रखना, आस्था। ठीक है, आहिस्ता चलाने को उनको बोला गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, थोड़ा धीरे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रपोज जॉइंट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 5 इज प्लान टू बी अंडरटेकन बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विद द स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो हमने अभी तक चंद्रयान 3 तक भेज दिया, पर हमने चंद्रयान 5 के लिए क्या बोला है, कि हम खुद नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ इंडिया अकेला नहीं करेगा, 2 कंट्रीज़ ने आपस में दोस्ती की है कि भाई हम दोनों मिल के करेंगे। इंडिया में बोला जाता है चंद्रयान, और उस कंट्री में बोला गया है ल्यूपेक्स मिशन। ठीक है, क्या है ये, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, जैसा भी आप माने, तो इट इज़ जापान। अगर आपको याद होगा कि इंडिया ने सेंड किया था ये क्या, अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया था, उसके आसपास ही जापान का भी रोल आया था, जापान ने भी लॉन्च किया था। तो उन्होंने बोला कि क्यों हम दोनों लेट तो नहीं हैं ज़्यादा, और इन जो अर्ली वाली जो कंट्रीज़ हैं, USA, चाइना और रशिया, इनके बाद हम ही हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, हम चंद्रयान 5 में ऐसा करेंगे, दोनों दोस्त मिल के साथ में, जो पोलर पोर्शन है उसका, मून का, उसमें एक बार जाके थोड़ी तुम अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ दिखाओ, कि तुम्हारे रोवर एकदम अंदर से अच्छे से ड्रिल करके पानी ढूंढ के ही लेके आ जाएगा, जापान को बोला। और तुम्हारा भाई लैंडर बहुत तगड़ा था, एक बार में प्रिसीजन लैंडिंग करी, तो दोनों ने मिल के सोचा कि लेट्स डू इट। तो याद रखना, जापान के साथ हमने दोस्ती की है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेटा ऑफ मॉस्पी रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ यूपी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट GSDP इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या ऐसा है? लेट्स सी। In recent GSDP data, Uttar Pradesh has ranked as the second fastest growing major economy among the Indian states with GSDP growth rate of 8.9%. तो अगर आपने इन्वेस्ट यूपी के बारे में सुना होगा, तो उसमें ये चीज़ बहुत बार बोली गई थी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आई होप मोस्ट ऑफ यू नो। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूपी हैज़ द लार्जेस्ट GSDP इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसा तो नहीं है यार, अभी हमारा महाराष्ट्र है और तमिलनाडु वगैरह हैं, तो ये सब आएंगे, उसके बाद कहीं 5th नंबर पे जाके आपका यूपी का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना, यूपी फर्स्ट पे तो नहीं आएगा। अगर नहीं भी पता है तो इतना लॉजिक तो लगा ही सकते हो भाई, इतनी बड़ा, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द नेशन, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र, उसको थोड़ी पछाड़ दिया अभी हमने। लार्जेस्ट तो नहीं हो सकता, इसमें हम सेकंड लार्जेस्ट ज़रूर हैं, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, विच इज़ यूपी।
तो ये दोनों स्टेटमेंट वेरी सिंपल से थे, बस इसमें अपनी क्लैरिटी रखना उस टाइम पे माइंड की। ये मत सोचना कि जो मैंने नॉलेज पढ़ी थी उसमें कहीं तो मैंने यार सेकंड पढ़ा था कि ये इंडिया में फर्स्ट पे आ गया, ऐसा नहीं है। दिमाग भी लगाना अपना थोड़ा वहाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू मेजर इनिशिएटिव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इन यूपी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अनोखी दुनिया ऑफ खुर्जा इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट, यहाँ पे वर्ड लिख लेना, फर्स्ट पार्क, फर्स्ट वेस्ट पार्क है, फर्स्ट पार्क मेड एंटायरली फ्रॉम सिरेमिक्स। ठीक है, तो एक अनोखी दुनिया ऑफ खुर्जा करके एक पार्क बनाया गया है, उसको बोल रहे हैं वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक पार्क, पार्क बनाया जो एंटायरली सिरेमिक्स से बनाया है। सिरेमिक्स मतलब जो आपके वो नहीं होते जिससे कप वगैरह बनते हैं, वही सिरेमिक्स मान लो। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फोरेंसिक लैब वॉज इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड आयुष यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो अनोखी दुनिया ऑफ खुर्जा, अगर आपने खुर्जा के बारे में पढ़ा हो कभी तो ये इट इज़ फेमस फॉर इट्स सिरेमिक्स। सिंपल सा इतना अगर आपको ये पता है तो ये वाला स्टेटमेंट आप ऑटोमेटिकली कर लोगे कि हाँ भाई ऐसा कोई पार्क बनाया होगा और सिरेमिक्स से ही बना होगा। ठीक है, क्योंकि खुर्जा जो एरिया है वो आपका शायद बुलंदशहर के पास है, उस इट इज़ फेमस फॉर सिरेमिक्स। और ये छोटी सी बात कैसे याद रखें जिनको रटना हो इसको, तो देखो खुर्जा में वर्ड आना है खुजली जैसा, और कहाँ पे खुजली करने में बहुत मज़ा आता है, आपके सर में ना। तो सर में खुजली ऐसे याद रख लें, सर में खुजली। तो सिरेमिक्स से रिलेटेड आपकी खुजली या खुर्जा वाला एरिया है, इट इज़ फेमस फॉर सिरेमिक्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेंसिक लैब आपकी लखनऊ में खोली गई। क्यों लखनऊ में? वर्ड हमने एक दिन पहले और दे रहा था, लुक नाउ से हमने इसको रिलेट किया था, लुक नाउ, लखनऊ। और लुकनाऊ मतलब फॉरेंसिक का काम ही यही होता है ना कि अभी अभी सब कुछ सबूत को ढंग से देखो, लुक नाउ फॉर द सबूत्स। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेंसिक लैब कहाँ पे खोलेंगे? जहाँ पे तुरंत देखने का प्राविधान हो। नेक्स्ट क्या है आपका? यूपीज़ फर्स्ट डेडिकेटेड आयुष यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर। इट्स बीन इन न्यूज़ सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रखिए। कैसे याद रखेंगे कि अभी तक हमारे देश में ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यानी कि जो गोरे लोग थे, उन्होंने एलोपैथी को प्रचलित कर दिया था। पर उसके बाद योगी जी आए, उन्होंने बोला कि बेटा गोरे वाले लोग हैं, आपके खिलाफ हम खोलेंगे आयुष यूनिवर्सिटी, जिसमें अपना आयुर्वेद, यूनानी, ये सब डिफरेंट चीज़ें, होम्योपैथी वगैरह इंक्लूड होंगी, यानी कि एंटी एलोपैथिक मेडिसिन्स। ठीक है, तो कहाँ पे खोली है? अगेंस्ट द गोरे लोग, तो गोरखपुर में खोली है। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना, बेसिक से फैक्ट्स हैं, ऑल थ्री आर करेक्ट। In 2025, India is scheduled to host World Boxing Cup Finals for the first time. Which specific location is set to host the competition? ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपना वही नोएडा वाला एरिया आ गया, और नोएडा मैंने क्या बोला आपका, थोड़ा लूट पाट वाला एरिया है, तो हैंडलूम वाला, हैंड चलाते हैं वहाँ पे, हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं, और हाथ पैर चला रहे हैं तो बॉक्सिंग भी ऑब्वियसली हो गई। तो बॉक्सिंग और हैंड दोनों आपके नोएडा से रिलेटेड या ग्रेटर नोएडा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। As per the Union Budget 2025-26, what were the projected fiscal deficit and revenue deficit of India as a percentage of GDP respectively? This question is to just let you know कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है हमारा बजट का, जिसमें मैंने सब ट्रिक के थ्रू भी बताया है पूरा बजट, और अगर नॉर्मली पढ़ना है तो नॉर्मली भी हमारे शुभम सर ने कवर किया है, तो आप दोनों में से जो वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, और वो अच्छे से रटना है आपको बजट। इससे एक दो क्वेश्चन तो आपके एकदम फ्री के हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे बताया था फिसलने से रिलेटेड कि भाई चढ़, अगर किसी ने देखा हो तो ही और शी विल अंडरस्टैंड कि 4.4 आपका यूनियन बजट का काम बात हो रही है, तो 4.4 था, और रेवेन्यू डेफिसिट आपका 1.5 है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा है तो यू शुड हैव नोन कि 4.4 और 1.5% है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर नेक्स्ट 20 days, next 20 questions. See you in the next class tomorrow. Till then, keep revising. Good luck for your examination. Take care.